आइए गायत्री महामंत्र के साथ अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। और उसके बाद हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है कि कॉम्प्रिहेंशन पर बात करने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्लास आरंभ करते हैं गायत्री महामंत्र के साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी है आप लोगों के साथ। क्या आप लोगों को विजिबल हो रही है? अगर विजिबल हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो बताएं। अगर आप में से कोई आंसर नहीं देगा तो मैं समझूंगा कि स्क्रीन विजिबल हो रही है। विजिबल हो रही है सर। जहां विजिबल है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। जहाँ लिखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टिप्स एंड ट्रिक्स की बात हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव में। आप में से ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे या तो डीएसयूवी में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, या डीएसयूवी को जानते होंगे, देव संस्कृति विश्वविद्यालय को। मैं वहीं अध्यापन करता हूँ, अध्यापन से ज़्यादा अध्ययन करता हूँ, सीखता हूँ निरंतर। और पिछले लगभग एक दशक से कह सकता हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नेट से लेकर और यूपीएससी पीएससी, सबसे किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी महानता में विश्वास करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग को ये यकीन हो कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो न सिर्फ यूजीसी नेट में काम करेंगी, बल्कि क्योंकि यूजीसी नेट कोई लक्ष्य नहीं है, यूजीसी नेट एक शुरुआत है लक्ष्य की। जब आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो वहां से जर्नी खत्म नहीं होती है, वहां से जर्नी शुरू होती है। इनफैक्ट मैं ये भी मानता हूं कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने पर जर्नी खत्म ना होकर शुरू होती है, ये बात हम सभी जानते हैं। और आप सभी योग के विद्यार्थी हैं, तो मैं ये तो समझता ही हूँ, मान के चलता हूँ कि आपकी जो कंसंट्रेशन स्किल्स होंगी वो अन्य विद्यार्थियों से, अन्य विषयों के विद्यार्थियों से बेटर होंगी। और उसके साथ साथ आपको ये पता भी है कि उनको बेटर करने के लिए क्या करना है। ये जो हिस्सा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये ना सिर्फ नेट में पूछते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो बैंक का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, इसके अलावा यूपीएससी का एग्जाम होता है, पीसीएस का एग्जाम होता है, जितने भी रेपुटेड एग्जाम होते हैं, चाहे वो मल्टी लेयर्ड एग्जाम हो जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू के विभिन्न लेयर्स होती हैं, या वनडे एग्जाम हो नेट जैसा या बैंक जैसा। अभी तो हालांकि बैंक में भी और एसएससी में भी कई जगह टीयर 1 टीयर 2 इस तरह के सिस्टम्स आ गए हैं, यानी कि वो भी अब वनडे एग्जाम की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इस क्लास के बाद मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने ध्यान से सुना तो एक जो पहली ही लाइन मैंने लिख रखी है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्लास, आप में से कुछ ऐसे विद्वान होंगे फॉर श्योर जो ये मान के चलते होंगे कि कॉम्प्रिहेंशन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं है, वहां तो दिया ही होता है, सामने ही आंसर है, तो उसमें सॉल्व करने में कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे विद्वानों को नमन करते हुए मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि कोई भी किसी भी हिस्से को, एग्जाम के किसी भी हिस्से को आप छोटा ना माने कि ये कुछ नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही उसको छोटा मानते हैं वहीं आप उसके प्रति नॉन सीरियस हो जाते हैं। और नॉन सीरियस होने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं जो अ, एक रेस ही है ये भी। नेट का एग्जाम पहले केवल एलिजिबिलिटी के लिए हुआ करता था, पर अब यहाँ पर जब से मेरिट जैसा सीन आया है कि टॉप 15% को लेंगे, या जेआरएफ तो हमेशा से मेरिट बेस्ड रहा है कि अगर आप टॉप के विद्यार्थी हैं तो आपको जेआरएफ मिलेगा, नहीं है तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। कई ऐसे विद्यार्थी हुए हैं जिसमें से अगर मैं याद करूं तो मनन का मुझे याद आता है। मनन जी जो हैं, वो, उनसे जब भी मैं कहता था कि इतना तैयारी कर लो मनन कि तुम्हारा नेट हो जाए, तो मनन हमेशा कहता था कि मैं सर जेआरएफ ही निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जेआरएफ ही निकालना है, मुझे नेट से मतलब नहीं है। तो अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ी चीज हासिल होगी। अभी आप लोग जितेंद्र सर से भी पढ़ाई कर रहे हो, जितेंद्र सर के माध्यम से ही मुझे इन क्लासेस के बारे में पता लगा। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आपको यहाँ क्लास लेनी है। तो मैंने उनसे भी कहा, क्योंकि आप, वो खुद भी बहुत विद्वान हैं, वो चाहें तो ये क्लास ले सकते थे, पर उन्होंने कहा कि आप शेयर करोगे तो कुछ डिफरेंट होगा और कुछ नया सीखने को शायद विद्यार्थियों को मिले। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना सीखें, क्योंकि
जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो उसमें मैंने देखा है कि सबसे जो इजीएस्ट पेपर है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन या और जितने रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग जो आती है, वो सबसे आसान नेट में आती है। उसकी वजह ये है क्योंकि नेट का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी किसी और विषय के महारथी माने जाते हैं, कि वो योग विषय के महारथी होंगे या हिंदी के, संस्कृत के, विभिन्न अलग अलग विषयों के महारथी होंगे। तो हो सकता है कि उनके जो बाकी रीजनिंग है या इंग्लिश है या कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स हैं, हो सकता है वो उतने स्ट्रांग ना हो। और ये पेपर एक तरीके से क्वालिफाइंग पेपर इसके रूप में देखा जाता है इसको, हालांकि नंबर इसके भी जुड़ते हैं। और एक समय तक ये सिर्फ क्वालिफाइंग हुआ करता था, तो इसका इंपॉर्टेंस लोग कम आंकते थे कि इसकी पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पर अब आपको इसको गंभीरता से पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और आप कहेंगे कि 5 क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत की जाए, तो हमेशा एक सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट सिद्धांत, कि आप उतना एफर्ट लगाइए जितनी की आपको आवश्यकता है। जैसे अगर आप कैट की तैयारी करते हैं या सी सेट की तैयारी करते हैं, तो आपको पता है कि अगर आप नहीं ईमानदारी से कॉम्प्रिहेंसिव तैयार करें, क्योंकि सी सेट और कैट में कॉम्प्रिहेंशन का काफी इंपॉर्टेंस है, और कॉम्प्रिहेंशन किए बिना एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। यहाँ ऐसा केस नहीं है नेट में। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के सारे सवाल छोड़ भी देते हैं तो हो सकता है आप नेट या जेआरएफ निकाल लें। पर कभी कुछ कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा 2 नंबर से मेरा नेट रह गया या 3 नंबर से जेआरएफ रह गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो नंबर वो इजीली गेन कर सकते थे, अगर वो गंभीरता से लेते तो शायद वो नंबर वो गेन कर लेते। ठीक है, चलो ये हुई ज्ञान की बातें कुछ, जिनसे मुझे लगता है कि आइस ब्रेक हो गया होगा। आइस ब्रेकिंग के रूप में मैंने बातें आपसे करी ताकि आप मनोभूमि अपनी तैयार कर लें सीखने के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैं आगे आरसी शब्द से यूज करूंगा। आरसी इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये क्या है, इसके कुछ हम लोग पहले समझेंगे, टिप्स को देखेंगे, ट्रिक्स को देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और भी चीज कहूंगा कि आप जब भी इसको तैयार करें, ये मेरा ऐसा मानना है, जितना मैंने एक्सप्लोर किया उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये इतना आपके लिए थियोरेटिकल पार्ट सुनने के लिए पर्याप्त है। अब आप और एक्सप्लोर करने मत लग जाना बहुत ज्यादा कि 3 ट्रिक्स टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, या फिर तो आप उसी में ही मगन रहोगे। ये 1 घंटे की जो चर्चा है वो आपके लिए मोर देन एनफ है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। कौन से सॉल्व करने हैं, जो भी अब तक आ चुके हैं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर, यानी 10 into 2 20 क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने, मतलब 20 कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करने हैं। और मैंने ये स्लाइड्स, ये जो स्लाइड्स कह रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है, वर्ड फाइल बनी हुई है नॉर्मल सी, इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सब इंग्लिश में लिखी हुई हैं। अगर इनकेस आपको किसी भी चीज में कोई डाउट होता है, हालांकि मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये बात समझ में नहीं आई, तो आप तुरंत अपना माइक ऑन करके पूछ भी सकते हैं, अगर बहुत आपको लग रहा है क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो आप वहां लिख देंगे चैट बॉक्स में, तो मैं एंड में सारे क्वेश्चंस आपके आंसर कर दूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही पहली लाइन लिख रखी है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्लास। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं इस क्लास की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये सत्य है कि बहुत सारे लोग जिनकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होती है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्रिहेंशन नहीं देता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो मल्टी डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आपके सब्जेक्ट से ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। योग से ही आएगा, या आप अगर केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री से आएगा, हिस्ट्री के हिस्ट्री से आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अलग विषय से भी हो सकता है। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए। अगर मैं कहूँ कि ये जो नेट वाला कॉम्प्रिहेंशन है, या आपके किसी छोटे भाई बहन को दे दिया जाए, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा क्या? वो भी सॉल्व कर लेगा। पर ये जो सेकंड बात लिखी हुई है, रेस अगेंस्ट टाइम है। ये जो दौड़ है ये टाइम के अगेंस्ट है, कि आपको जितना स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें डील करना है। टाइम जितना आपको एग्जाम में मिलता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके मन में उभरेगा कि कॉम्प्रिहेंशन हम जाते ही सॉल्व करें या बाद में सॉल्व करें, किस तरह से इस मैटर को किस तरह से हैंडल करें, कि हम कॉम्प्रिहेंशन जैसे पेपर हमारे हाथ में आया तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दें, या सबसे एंड में सॉल्व करें, या बीच में सॉल्व करें। इसमें मेरा ऐसा सजेशन है, अपने अनुभव से मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन आपको सबसे एंड में सॉल्व करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
आपको इसमें कोई आपकी कोई और भी राय इसमें हो सकती है, आपका अपना तरीका हो सकता है। इनफैक्ट जितनी जितनी ट्रिक्स की मैं बात करूंगा, जितने एग्जांपल्स मैं दूंगा, वो भी आपके अपने हो सकते हैं, उसमें कोई आपके अपने भी कुछ तरीके हो सकते हैं, पर तरीका कौन सा वैलिड है? जब आप रिसर्च पढ़ते हो तो रिसर्च में बोलते हैं कि वैलिडिटी रिलायबिलिटी की बात आती है, विश्वसनीय तरीका कौन सा है, वैध तरीका कौन सा है, इस तरह की बात आती है। मतलब आप बार बार उसी तरीके को अपना रहे हो और आप उस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहे हो, तो मतलब वो तरीका कामयाब है। अगर एक बार तो वो ट्रिक चल जा रही है, अगली बार फेल हो जा रही है, तो फिर वो ट्रिक ट्रिक नहीं है, इसका मतलब वो एक तरीके से तुक्का है तुक्का जिसको बोलते हैं, कि वो तुक्का ठिकाने पे लग गया तो ठीक है, अदरवाइज वो फेल हो गया। मतलब कुछ लोग जैसे तरीके ये भी बताते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर डी कर दो, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हर ऑप्शन में डी डी करते आओ। तो जो एनपीसी का सिद्धांत है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, वो कहता है कि इतने तो इसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। तो ये तुक्के हैं, इनका वास्तविक जीवन से और सफलता की गारंटी से कोई संबंध नहीं है। जो बातें हम करेंगे उसमें 90% एक्यूरेसी आ जाएगी, अगर आप ठीक तरीके से उनको फॉलो करेंगे। और 10% का स्कोप हमेशा बचता ही है, क्योंकि अगेन ये बात इसकी नहीं है, जैसे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो तैयारी से किए जा सकते हैं, अगर आप इन्वायरमेंट ईमानदारी से पढ़ लें या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं, रिसर्च पढ़ लेते हैं, तो वहां बात हो जाती है पूरी। पर यहाँ पर जो एक्यूरेसी है, यहाँ पर जो बात है, वो आप पर बहुत हद तक निर्भर करती है कि आप अपना कितना फोकस उसके ऊपर रखते हैं, कितना ईमानदारी से इन तरीकों को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो लिखा है मैंने आपके सामने है कि सम पैसेजेस आर रियली बोरिंग। कुछ जो पैसेजेस होते हैं, स्पेशली नेट के पैसेजेस मुझे उतने बोरिंग नहीं लगते, पर कई दफा यूपीएससी के या बैंकिंग के कितने लंबे लंबे कुछ पैसेजेस होते हैं जो बहुत ही आला दर्जे के बोरिंग होते हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। खैर, यहाँ बात इस चीज की है कि अब आप कहेंगे कि अगर आप सर आप ही कह रहे हो कि बोरिंग है तो हमें कैसे इंटरेस्ट आएगा। यहाँ बात इस बात की है कि आप उसको बोरिंग मान के ही पढ़ो, आप ये मान के पढ़ो कि आप इस विषय में कुछ नहीं जानते हो पहले से, और आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि कोई इसमें प्रेजुडिस नहीं है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो बात लिखी हुई है कि आपको रीडिंग करना है, उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉम्प्रिहेंशन ओनली। जो उस कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है, जो उस पैसेज में लिखा हुआ है, केवल उसी बेस पे आपको प्रोसेसिंग करनी है, अपना कोई भी पास्ट नॉलेज उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट उसमें से नहीं करना है। अभी उदाहरण देके भी मैं आपको इस बात को समझाऊंगा। फिर नेक्स्ट आती है अंडरस्टैंडिंग। आपने उस बात को समझ लिया और फिर आपने उस जो क्वेश्चंस हैं फैक्ट बेस्ड या इन्फरेंस बेस्ड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, नेट के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं, आपको पैराग्राफ में सामने सामने उसके आंसर्स दिख जाते हैं, इतना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की उसमें आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए यहाँ जिम्मेदारी और बढ़ जाती है हमारी कि हम क्वेश्चंस को, 5 का मतलब पांचों के पांचों क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। एक भी क्वेश्चन यदि गलत होता है तो हम उस जो पूरी रेस है उसमें पिछड़ जाते हैं। यहाँ स्ट्रेस लेने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, पर आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि आप इस तैयारी से जाएं कि आंसर तो उसमें है ही। कई दफा जो कैट के और यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसमें ज्यादा ही इन्फ्रेंसेस निकाल देते हैं, तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ ये सुविधा है नेट में कि ज्यादातर चीजें कंफर्टेबल होती हैं हमारे सामने, हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का एक मेन आइडिया होता है, थोड़ा मैं फास्टली इसको बताता हूँ। मेन आइडिया होता है, आप लोग कहीं भी ऐसा महसूस करें कि मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं। एक मेन आइडिया है हर पैसेज का, आप जो भी किताब भी पढ़ रहे हैं, आप जो योग की तैयारी भी कर रहे हैं, तो योग में भी एक आप जो पेज पढ़ते हैं उसका एक मेन आइडिया होता है और साथ में कुछ सपोर्टिव आइडियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पैसेज दिया हुआ है जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट इंडिया का निकलता है, जीडीपी जीएनपी सबके बारे में एक्सप्लेन करता हुआ कुछ है कि जीडीपी क्या होती है, इंडिया की जीडीपी कहाँ जा रही है, डाउनफॉल के क्या कारण है, या जो आगे बढ़ रही है उसकी क्या वजह है। ये तो मेन सेंट्रल आइडिया हो गया कि जीडीपी के बारे में बात हो रही है। अब ये क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, इसके बारे में जितनी बात है वो सपोर्टिव आइडियाज उसके संग दिए जा रहे हैं कि जीडीपी के बढ़ने का इंडिया की ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने लिखा कि चाहे एक ही पढ़ो, जस्ट वन, एक न्यूज़पेपर पढ़ो। एक और प्रश्न विद्यार्थी पूछते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को हम किस भाषा में सॉल्व करें, इंग्लिश में कि हिंदी में। अब मेरा आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना है, हालांकि
मेरी खुद की भी पूरी पढ़ाई जो 12वीं तक की हुई है हिंदी माध्यम में हुई है, हिंदी मीडियम में हुई है। मैं भी हिंदी में, अगर हिंदी ठीक ठाक लिखी हो, ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ हिंदी भाषी क्षेत्र से होने के कारण भी। पर कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी पेपर बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो ओरिजिनली इंग्लिश में बनते हैं। इंग्लिश में उनको देखना समझना ज़्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली हिंदी के, क्योंकि हिंदी में वो विशुद्ध ट्रांसलेशन, जिसको कहते हैं ना भाषाई अनुवाद, वो कर देते हैं, तो कई दफ़ा उसको समझना मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश में थोड़े भी कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ पढ़ते हो, समझ लेते हो, क्योंकि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो और हिंदी भी आपकी वीक है और फिर इंग्लिश पे जा रहे हो समझने के लिए, तो वो टाइम टेकिंग, अनावश्यक टाइम आपका जाता है। वो टाइम आप अपने रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे लगा सकते हो और आपको वहां से कॉस्ट बेनिफिट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो, अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी कमांड नहीं है तो मैं नहीं कह रहा इंग्लिश में जाने को, पर अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप ट्राई करो बेस्ट कि इंग्लिश में ही आप सॉल्व करके जाओ। ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आएगी, क्योंकि भाषाई अनुवाद होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हर एग्जाम में, नॉट जस्ट इन यूजीसी नेट, बल्कि हर एग्जाम में ये दिक्कत आती है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत सारे और एग्जाम्स में भी ये यूज होता है, और ये जो फॉर्मूला है न्यूज़पेपर पढ़ने का, यह आपको और कई तरीके से हेल्प करेगा कि जब आप अपडेट रहते हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि एक साइकिल है, साल भर की एक साइकिल है जिसमें चीजें रिपीट होती हैं। यूएनओ का जिक्र आएगा, या यूनेस्को का जिक्र आएगा, या पॉल्यूशन का जिक्र आएगा, कुछ ना कुछ आर्टिकल समय समय पर आते रहेंगे। हिंदी के न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे, इसमें भी मैं आपको बोलूं, अगर आप लोग समझना चाहते हैं, अच्छे से न्यूज को एनालाइज करना चाहते हैं, तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो इंग्लिश के अच्छे अखबार हैं। और वैसे तो हिंदी में जो दैनिक जागरण जागरण का नेशनल एडिशन है, वो अगर आपको मिल जाए इंटरनेट पर, तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा पढ़ने में, अच्छा है वो। बाकी कोई भी जो आपको इजीली एक्सेसिबल हो वो आप पढ़ सकते हो। सभी एग्जाम्स में, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, आप लोग कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पहले उनका वो स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते हैं, पहले वो जेआरएफ निकालते हैं, और ड्यूरिंग देयर पीएचडी वो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते रहते हैं। आगे चलकर जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे, तो भी पीसीएस कई दफा एग्जाम लेती है, इंटरव्यू लेती है, तो उसके लिए भी आपको पीसीएस से कई दफा यूपीएससी भी कुछ एग्जाम्स लेती है असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, तो वो भी वहां पर आप उसके लिए भी तैयार हो सकते हो। क्या टेस्ट करना चाहता है कॉम्प्रिहेंशन? सीआरएल, केयरफुल रीडिंग आप करना जानते हो कि नहीं, रीजनिंग आपकी अच्छी है कि नहीं। रीजनिंग का मतलब वो नहीं कि ए का मतलब बी तो बी का मतलब सी, इस तरह के सवाल यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, एल फॉर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, दोनों की परीक्षा होती है कि आप चीजों का जिस्ट निकालना जानते हो कि नहीं। जब पढ़ लेते हो, और चाहे वो जिले का कलेक्टर हो या एक प्रोफेसर हो, सबसे अपेक्षा की जाती है कि उनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। रिसर्च बेस्ड स्किल के लिए भी एनालिसिस करना आना चाहिए। क्वेश्चंस जो आते हैं किस टाइप्स के होते हैं? कुछ तो बहुत सिंपल होते हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड होते हैं, एकदम की साफ साफ फैक्ट दिए हों। आमतौर पे बैंकिंग में और यूजीसी नेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। कुछ होते हैं इन्फ्रेंस की, व्हाट डज इट इम्प्लाई, ये कहना क्या चाहता है इसके माध्यम से। ऐसे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली नेट की परीक्षा में कम होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कैट में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आप सुनते हो कि कैट बहुत ही टफ एग्जाम माना जाता है, क्योंकि वहां पर इन्फ्रेंस स्किल्स का, लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत हाई फाई होते हैं, इसलिए कैट निकालना बहुत टफ एग्जाम माना जाता है। बहुत कहते हैं कि वहां पर रीजनिंग का लेवल बहुत हाई होना चाहिए। मैंने भी कैट नहीं दिया है आज तक, पर मैंने सुना है कैट के एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान। कुछ सजेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि जैसे अगर कोई पॉल्यूशन पे पैसेज है, तो वहां पर बताने वाले, लिखने वाले उसमें कुछ सजेशंस देते हैं कि ऐसा करेंगे तो इसका ये परिणाम हो, ऐसा करना चाहिए, दिस मस्ट बी देयर, दिस शुड बी देयर, सजेशंस होते हैं। कुछ उनके छिपे हुए आइडियाज उसके पीछे होते हैं, इम्प्लिसिट आइडियाज जिसको बोलते हैं। कुछ सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया होता है, कुछ सपोर्टिव आइडियाज होते हैं, और एटीट्यूड ऑथर का क्या है इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं कि ये हो रहा है, इसमें इसकी बात की जाती है। कुछ कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। एक
ट्रिक है, एक नॉर्मल सी बात है, पर ये भी ध्यान रखना है कि ये बात 90% ही केसेस में लागू होती है। 10% ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां ये बात लागू होना, वो है कि आपको कभी कभी ट्रैप करता है लिखने वाला पैसेज। वो कुछ एक्सट्रीम पोजीशन देके आपको बहकाता है, किसमें? ऑप्शंस में। जो एमसीक्यू, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, उसके ऑप्शंस में आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दे देता है कि ऐसा हमेशा होता है, ऑलवेज जब सेंटेंस का यूज हो कि ये ऐसा हमेशा ही होता है, ऐसा उन्हें करना ही चाहिए, इस तरह की बातें जहां आती हैं, वहां आपको लगेगा अरे ये बात तो पक्का ही सही होगी, तो वहां बचना है उस चीज से। क्योंकि कभी भी उसमें एक्सट्रीम जो सेंटेंस है जिसमें इस तरह की बात आई है, ऑलवेज वगैरह लिखा हो, वहां पर मोस्टली वो ऑप्शन गलत ही होता है। पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको एक बार उसको चेक जरूर करना चाहिए फाइनल टिक करने से पहले। एक्टिव रीडिंग होनी चाहिए वहां पर, जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हो एकदम ध्यानपूर्वक उसको पढ़ो, फोकस होना चाहिए, और पैसेज से आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। जब आप कोई भी विषय पढ़ते हो, मान लो जब आप कोई कहानी पढ़ते हो, या कई दफा डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं या बॉलीवुड की मूवीज होती हैं, कई दफा तो हम देखते हैं कि एकदम से हमारे दिमाग में छप जाती है वो बात एकदम, उसको नैरेट कर सकते हैं, हम सुनाते हैं कहानी में क्या हुआ, क्योंकि हम उस समय उस मूवी से, उस वीडियो से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह पैसेज से भी इंटरेक्ट करो, क्वेश्चंस अपने मन में, क्योंकि क्वेश्चन पैदा करने की भी नीड नहीं, क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आप क्वेश्चंस जो हैं उनको दिमाग में लेकर चलो और उनका आंसर फाइंड आउट करो। अंडरलाइनिंग कर सकते हो, जो चीज आपको लगे क्वेश्चन से मैच कर रही है, जैसे मैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास अंडरलाइन करने का स्कोप नहीं है, तो मैंने हाईलाइट किया हुआ, जब मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल, तो वहां मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या होता है, कि आप उसको उसको आप, अगर पेन का यूज अलाउ हो तो। हमेशा ऐसा नहीं करना है कि वहां वो एग्जामिनर मना कर रहे हैं और आप पेन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने टिप्स एंड ट्रिक्स में ऐसा सुना है। और जो एक्चुअल कंक्लूजन वो देना चाह रहे हैं वही आपको पकड़ना है, जो एक्चुअल कंक्लूजन नहीं है वो आपको छोड़ देना है ना। जो बात वो कहना चाह रहा है, आपके प्रीवियस नॉलेज का, आपकी एक्सपर्टीज का वहां पर कोई रोल नहीं है। आप हो सकता है कि इन्वायरमेंट के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हों, या क्योंकि आप सारे योग के विद्यार्थी, तो योग के आप बहुत विद्वान हो। मान लो समाधि पे अगर कोई पैरा लिखा हुआ है जिसमें संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, सभी समाधि, निर्भी समाधि के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो उन्होंने जो लिखा हुआ है उसको आप मानेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि पतंजलि ने तो ये कहा है, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, नहीं। जो उस समय पैसेज में लिखा हुआ है आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर्स करने, इसी का मतलब है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहली स्टेप है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है कि जब दूध में से मलाई या मक्खन निकालते हैं तो उस प्रोसेस को स्किमिंग बोलते हैं। आप पहले एक एक कहते हैं नजर मार लो उस पैराग्राफ में क्या क्या बेसिक बात वो कर रहा है। सेकेंड स्टेप में अंडरलाइन कर लो, और फिर एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस वहां पर कर लो कि कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो साफ तौर पे समझ में आ रहे हैं कि ये तो नहीं ही हो सकते। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है, कि किस विषय में बात की जा रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक वर्ड है स्टेट, इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य। अगर स्टेट शब्द का यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब राज्य भी हो सकता है, इसका मतलब स्टेट का मतलब सत्ता भी होता है, कि सत्ता क्या कहना चाह रही है, आप किस मेंटल स्टेट में हो, फिजिकल स्टेट में हो। तो एक ही वर्ड है पर किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हो रहा है ये आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब कुछ और बातें हम लोग देख लेते हैं कि जो चीजें, इसको भी हम लोग थोड़ा फास्टली देखते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम जा रहा है हमारा तेजी से। तो आज मैं केवल बात कर लेता हूँ इस बेसिक आइडिया के बारे में। कल आप दिन में कुछ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए, और कल हम यहाँ पर एक बार और, मैं एक क्लास सोच रहा था एक क्लास में हो जाएगा, पर एक दिन का आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप इन थॉट्स के बेस पर भी, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, आप आज के आइडियाज के बेस पे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके देखेंगे, और फिर हम जब कल मिलेंगे एक बार और, तो आप बताएंगे कि कितने आप उसको करने में सफल रहे, किस क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, क्या ये टेक्निक्स काम करी कि नहीं करी। फिर से मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि नेट का एग्जाम जो है, यूजीसी नेट का एग्जाम जिसको एनटीए लेता है, वो कंपैरेटिवली इजी एग्जाम है। इतने ट्रिक्स की उसमें आवश्यकता वैसे है नहीं, पर अगर आप ट्रिक्स को पकड़ लेते हैं तो कल को, आपको एक बात कहता हूँ कि मैंने पहली बार नेट का एग्जाम 2010 में दिया था। तो उस समय
का जो पेपर था, अगर मुझे आज दिखता है, मतलब उस समय भी इनफैक्ट मुझे बहुत ही आसान लग रहा था वो, और आज जब मैं 2010 के और 2020 के पेपर को कंपेयर करता हूँ तो देखता हूँ कि 20 का पेपर काफी, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी आगे आ चुका है। तो अगर हम ये कहें कि 21 में जो पेपर आएगा वो 20 से इजी होगा ऐसा मुश्किल ही है, वो थोड़ा बहुत उससे कुछ डिग्री टफ ही होगा। और प्रीवियस जो, और अगर 17 से कंपेयर करोगे तो कुछ टफ ही निकलेगा वो। तो क्यों निकलेगा टफ? क्योंकि ग्रेजुअली कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना पड़ेगा आप लोग। क्योंकि योग के अगर पेपर उठा के देखो, जब योग में नेट लॉन्च हुआ तो कुछ समय तक क्वेश्चन पेपर काफी इजी था, धीरे धीरे उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि ये होता ही है जब एग्जाम शुरू होता है तो यूपीएससी का एग्जाम्पल दूं, सीसेट का पेपर पहला जो साल आया 2011 बहुत ही आसान था, ग्रेजुअली उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया और फिर अब उसको क्वालिफाइंग कर दिया है तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा उसको एवरेज ही रखते हैं। खैर, जब भी पैसेज आपके सामने आता है या कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसको सॉल्व करने की एक और बात है। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो पहले आप पूरा ईमानदारी से पैसेज को पढ़िए, फिर क्वेश्चंस पे जाइए। कुछ लोग इतने अच्छे रीडर्स होते हैं कि उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, उनको लगता है कि एक बार वो देख लेंगे तो दिमाग पे छप जाएगा। कुछ लोग, कुछ विद्वान है, कुछ ऐसे होते हैं विद्यार्थी जो पहले क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट, देखिए इसका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, सही सॉल्व करने हैं, और ऐसे सॉल्व करने की टेक्निक आपको यूज करनी है जिससे आप हमेशा कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आए आप उसको कर ले जाएं। ऐसा ना हो कि आज तो वो तकनीक चल गई पर आपने पिछले 10 साल के सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस रट मारे और आपको लगा कि 21 में इनमें से कोई रिपीट होने वाला है। ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको कोई ना कोई टेक्निक यूज करनी ही पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मध्यम मार्ग सबसे बढ़िया है, गौतम बुद्ध ने जो सुझाया हुआ है सम्यक तरीका, कि एक बार स्किमिंग करते हुए कॉम्प्रिहेंशन को देख के आ जाइए, नीचे क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस पे दृष्टि डालने के बाद फिर आराम से एक बार उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ डालिए। आपकी रीडिंग की स्पीड इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी है। रीडिंग स्किल्स एकदम से कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैदा नहीं की जा सकती, वो आपकी होती ही है। अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हो, नॉर्मल जो अन्य पेपर्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो, वो उस पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी ईमानदारी से अब तक पढ़ाई करते हुए आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 3 दिन पहले सोचा कि अब मैं कॉम्प्रिहेंशन का विद्वान बन जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। टेक्निक्स, ट्रिक्स तभी काम करेंगी जब आपको बेसिक रीडिंग स्किल्स आएंगी, फोकस करना आएगा, तो वो काम कर पाएगी। कई दफा क्या होता है कि बहुत सारा उसमें कचड़ा भी दिया होता है कि बहुत सारे सेंटेंसेस, वर्ड्स यूजलेस होते हैं, तो आप उनको पहले से काट सकते हो ताकि एकदम आप निष्कर्ष पे पहुंच सको। पर इतना मुश्किल होगा नहीं आपके लिए करना, इतने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। पर आप फिर भी, आप अगर कभी कोई टफ कॉम्प्रिहेंशन बाय द वे आ जाता है, टफ से और इजी से मतलब यह है कि जब वो विषय आपका नहीं होता है, कई दफा वो तब आपको टफ लगता है, कई दफा जब वो विषय आपका होता है तो ज्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि अगर एक योग के विद्यार्थी के सामने अष्टांग योग की बात आएगी तो उसके पास बहुत सारा प्रीवियस नॉलेज है, पर अगर किसी और के सामने आएगी तो उसके पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, वो वही पढ़ेगा जो पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो दोनों तरीके से बात टफ हो सकती है, आप जानते हैं तो भी टफ हो सकती है, नहीं जानते तो भी। अल्टीमेट नीड है कि आप उसको फोकस्ड होके पढ़ें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, मुझे इनके आंसर्स खोजते हुए इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है। इसके अलावा समरी आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या बात कह रहा है। ये बेसिक बात आपको, मुझे लगता है, समझ में आ गई होगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी है कि ये आपको टॉप डाउन उस पर जाना है कि पहले उस पर पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, या बॉटम अप कि पहले क्वेश्चंस को देख लेना है क्या क्या पूछ रहा है, उसी के बेस पे अंडरलाइन करना है कि क्या क्या चीजें इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर कर रही हैं वो कहाँ है। वो कंफर्टेबली आपको मिल जाएगी। अब तक के जितने मैंने कॉम्प्रिहेंशन देखे हैं पिछले 15 साल के, मुझे पर्सनली कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि अगर आप थोड़ा भी अवेयर होके करते हैं तो कोई मुश्किल आएगी। अगर आप बेसिक आईक्यू रखते हैं, आप थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है ईमानदारी के साथ, तो कोई मुश्किल आपको आनी नहीं चाहिए। पर हमेशा क्रॉस चेक जरूर कर लें उसको। अब बात आती है वोकैब की, कि आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कल मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, तो फोन पे बात करने के दौरान मेरे मुंह से एक शब्द निकला, प्रारब्ध, कि ये प्रारब्ध होते हैं, बहुत सारी चीजें प्रारब्ध होती हैं। तो 3-4 बार जब मैंने यूज किया तो उन्होंने पूछा है प्रारब्ध क्या होता है, ये क्या मतलब होता है इस वर्ड का। तो ये बात की मैंने हिंदी संस्कृत की। इसके अलावा इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं एसोसिएटेड टू एनी सब्जेक्ट, कुछ टर्म्स हो सकती हैं। अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप लगभग फैमिलियर रहते हैं हर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक टर्म्स से, क्योंकि हिस्ट्री के भी आर्टिकल्स आते हैं अखबार में, ज्योग्राफी के भी आते हैं,
इन्वायरमेंट के भी आते हैं, पॉलिटिकल तो आते ही आते हैं, तो आपको इजी रहेगा। वोकैब आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उसमें क्या करें, अधिक से अधिक चीजें पढ़ें। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आप डिक्शनरी लेके बैठे रहें, जैसे लिखा हुआ है ना कि हमेशा एक हर वर्ड नोट कर रहे हैं कि मुझे तो कोई वर्ड ही नहीं आता है, मैं एक अलग खाता तैयार कर लूँ। कुछ बेसिक वर्ड तैयार कर लीजिए, बाकी इंग्लिश हिंदी के आप पढ़ते जाएंगे तो उनका जो भावार्थ है वो आपको समझ में आता जाएगा। हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हैं तो पेन से अपना जो आईज, हैंड और ब्रेन है, जब भी मैं कॉम्प्रिहेंशन की क्लास लेता हूं तो मैं एक बात हमेशा संज्ञान में लाना चाहता हूं विद्यार्थियों के, आपसे भी कहना चाहता हूं, ये क्लास सिर्फ नेट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास नहीं है, ये इस बात की क्लास है कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो आपकी आईज, हैंड और ब्रेन, इनमें कितना कोऑर्डिनेशन है। और मैंने शुरू में भी कहा कि आप योग के विद्यार्थी हैं, ये योग तो पूरा बेस्ड ही कोऑर्डिनेशन पे है कि आपकी सांसों का कोऑर्डिनेशन, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, आपके विभिन्न और अंग अवयव का कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड करता है। तो यहाँ रीडिंग स्किल्स भी इस पर निर्भर करती है कि आईज, हैंड, ब्रेन में कितना अच्छा। और हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन करने की कुछ हैबिट डालिए। अब ऐसा भी मत कीजिए कि कई लोगों की मैंने बुक्स देखी है कि उनकी पूरी बुक ही मुझे अंडरलाइन दिखती है, तो वो कभी रिवाइज करने बैठते हैं तो सोचते हैं क्या क्या रिवाइज करें और क्या छोड़ें। अंडरलाइन का मतलब है कि दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, दिस इज सेंट्रल आइडिया, ये बेस, ये इस बात पे, अगर पूरी बात समझनी है तो इन 2 लाइनों को पढ़ लो तो बात समझ में आ जाएगी। मेंटल मैथ भी आप करें, ये एबिलिटी कैसे आएगी, ये से आएगी डेफिनेटली। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कोई ज्ञान लिया और मैंने आपके सर पे हाथ रखा और आपको एकदम से समझ में आ गया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इतनी तो करनी ही पड़ेगी कि आप जो 20 वो कॉम्प्रिहेंशन हैं उतने सॉल्व कर लीजिए। जो बहुत सारी और किताबें हैं अरिहंत वगैरह की या और भी जितनी किताबें आती है, उनमें जो प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन दिए होते हैं उनको बहुत ज्यादा भी सॉल्व करनी, उससे बेटर है कि आप और पीछे चले जाओ, 2010 से पहले के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो रादर इनके बनाए हुए, क्योंकि फ्रैंकली इन लोगों की जो हकीकत है वो बहुत ही खराब है, इन किताब लिखने वालों की। ये लोग, मतलब इनके बारे में मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। तो बेटर है कि आप इन किताबों से ज्यादा, आपका सबसे बड़ा गुरु है पुराने साल का क्वेश्चन पेपर, वो बेस्ट है रादर कि आप किसी किताब पे बेस करें। और भी मतलब इन किताबों से बेटर है कि जो नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे विभिन्न टीचर्स के माध्यम से, वो फिर भी बेटर होंगे क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि ज्यादातर जो किताब लिखने वाले लोग हैं वो उनका नेट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि नेट क्या होता है, कैसे होता है, उन्होंने कंपाइल करके बस इधर उधर से उठा के भर दिया है। तो जितना आप तेजी से कॉम्प्रिहेंड करेंगे, मेंटल मैथ जितना क्विक होगा आपका कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, और वो पढ़ने में आपको तो मिलता जाएगा, आप अंडरलाइन करते जाएंगे, उतना ही तेजी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको एप्रोप्रिएट टाइम देना है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। ऐसा भी नहीं कि आपने टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए, आपने कहा कि अरे ये तो मुझे आता ही आता है, ये फटाफट इसको निपटाओ और काम खत्म करो। टाइम फैक्टर का हमेशा ही ध्यान रखना है कि एकदम, जो वर्ड में एप्रोप्रिएट, कि एकदम उपयुक्त समय लेना है, जितना ना कम ना ज्यादा। क्योंकि पता लगा कम लेने के चक्कर में आपने कहा कि मैं फटाफट निपटा दूं और वो निपट ही गया, आप ही निपट गए तो वो भी नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिए, विदाउट, मैं आपको कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, बॉदर नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आई डोंट नो डिसाइडिंग है कि नहीं, पर ये जरूर है कि आपको ये करने ही हैं। ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको करूं या छोड़ दूं, ये तो आपको आने ही चाहिए। क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं जो अन्य विषयों के पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपको नहीं पता हो कि CFC क्या है, CO2 का क्या काम है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, हो सकता है आपको नहीं, आपने नहीं पढ़ के गए हो, लेकिन जिसका आंसर आपके सामने है एटलीस्ट वो तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए। ज्यादातर ये सेंटेंस मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पे लागू होता है, पर आमतौर पे ऐसा कुछ कॉम्प्रिहेंशन के सवाल, मुझे योग का तो नहीं पता, मैं क्योंकि इतिहास और मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि उसमें मुझे दिखते हैं कि जो पेपर होता है आपका, जैसे योग का पेपर अलग से, पेपर सेकंड है, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन के सवाल अन्य विषयों में तो आते हैं। योग का मुझे पता नहीं, योग का मैंने पेपर नहीं देखा, तो उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आते हैं, पैराग्राफ होता है, उसके आंसर देने होते हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वहां पर कंपटीशन और बढ़ जाता है। वो पेपर काफी अच्छा बनाते हैं। आमतौर पे पेपर 1 का कॉम्प्रिहेंशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, पर यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फोकस आपका होना चाहिए ऑब्वियसली। ना सिर्फ पेपर 1 या कॉम्प्रिहेंशन की बात है, बल्कि हमेशा ही फोकस होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो।
ये बचपन से ही आपको सिखाते हैं, हम टीचर लोग भी सिखाते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान ध्यान ध्यान। ये ध्यान क्या है? फोकस है कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते हो। और एक जो चीज है जो मैंने 8th पॉइंट में लिखी हुई है, इम्प्रूव रीडिंग स्पीड। आपकी जो रीडिंग की स्पीड है वो तेज होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कभी आप ट्राई करके देखना, जब आप स्पीड में पढ़ते हो तो आपका फोकस ज्यादा रहता है, रादर जब आप आराम से पढ़ रहे हो तो माइंड के भटकने की संभावना ज्यादा रहती है। अगेन आई विल रिपीट सेवरल टाइम्स कि आपका अपना भी कोई टेक्निक हो सकता है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। यहाँ बात आई है इन जनरल चीजें क्या लागू होती हैं। कुछ विद्यार्थी आप में से ऐसे भी होंगे जो ज्यादा ही योग के विद्वान होंगे, तो वो हाथ रखते होंगे किताब पे, सारा ज्ञान उनके अंदर आ जाता होगा। पर आमतौर पे जब हम स्पीड में पढ़ते हैं तो चीजें इजीली हमको याद हो जाती हैं, और याद ना भी हो तो फोकस हमारा उस पर बना रहता है। इसके अलावा कभी भी, जैसा कि लिखा है कि मैंने पहले भी ये बात, ये रिपीट हो रही हो, चाहे इंग्लिश हो, कि आपने पूरा ही वर्ड से भर रखा है। जो बेसिक बेसिक शब्द आपको, स्पेशली एक शब्द याद रखिए हमेशा, कीवर्ड्स। क्योंकि नेट करके आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी बनेंगे तो रिसर्च आप जरूर करेंगे। तो रिसर्च में हमेशा इंपॉर्टेंस होता है कीवर्ड्स का, कि आप किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके सबसे बड़े गुरु हैं, मेरे से भी बड़े, और भी जितने टीचर्स हैं उनसे भी बड़े। हमेशा बात रखिए, याद रखिए कि जो पुराने साल के पेपर आपको सिखा सकते हैं और सिलेबस आपको सिखा सकता है, वो और कोई नहीं सिखा सकता। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चंस सिंपल भी होंगे, कुछ में इन्फ्रेंस निकालना पड़ेगा। 5 में से मुझे लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधी क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड होता है, अदरवाइज सिंपली उनके आंसर लिखे होते हैं। पर एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में गलत फहमी है, पता नहीं आपको है कि नहीं, मुझे थी जब मैं पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि शायद एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होता है वो सबसे आसान होता है। पर रिसर्च से प्रूव हुआ है सबसे कठिन होता है जो जहां मल्टीपल चॉइस आपके सामने होती है, क्योंकि वहां पर ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि ये इसमें से कौन सा वाला आंसर है। जब मोस्टली जब आंसर मिलते जुलते होते हैं तब आपके पास थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और सारे आंसर्स मिलते जुलते, उसमें बात मुद्दे की ये है कि इनमें से कौन सा आंसर पैसेज में कोट किया गया है। अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको उत्तर अकॉर्डिंग टू पैसेज देना है। वहां पर हो सकता है वो बात सही हो पर पैसेज में ना लिखी हो। तो ये आपको याद रखना है, जो भी कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करते चलना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। वोकैब आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आपका अध्ययन जितना स्ट्रांग होगा, आपको उतनी ही मदद यहाँ पर मिलेगी, पर विदाउट एनी पूर्वाग्रह, कि आप उसको बिल्कुल कोशिश कीजिए। हालांकि दिस इज इम्पॉसिबल टू रीड एनीथिंग विदाउट एनी प्रिजुडिस, कि आप बिल्कुल प्रिजुडिस से विहीन होकर पढ़ रहे हो, लेकिन कोशिश ये करो, क्योंकि आपको पता है, आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता है वो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज। कोई भी आउटसाइड नॉलेज का कंक्लूजन मत लो। कोई भी जो भी आपने, जो भी ज्ञान हो आपका पुराना, उसके बेस पे उसका आप यूज करोगे। ऑब्वियसली वोकैब जो आपको याद है, वो वोकैब का मतलब थोड़ी बदलेगा वहां पर कॉन्टेक्स्ट के साथ मतलब तो वही रहेगा जो कहीं जो उसका मतलब होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट का मतलब वो बना देंगे कुछ और, स्टेट का मतलब कह देंगे नहीं स्टेट का मतलब वाटर होता है, नहीं। स्टेट का मतलब जो मैंने बताया कि आपको मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, इंडिया इज ए स्टेट, उत्तर प्रदेश इज ए स्टेट, लंदन है सेवरल स्टेट्स, इस तरह से जो जेन्युइन मतलब होगा वो वोकैब से ही लिया गया होगा, पर उस कॉन्टेक्स्ट में आपको उसको समझना है, पैनिक नहीं करना है। कई दफा क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, पिछले कुछ बैचेस में विद्यार्थियों ने ये कहा है कि सर आप कहते हो कि पैसेज लास्ट में करना चाहिए, पर वहां हम जाके पैनिक हो जाते हैं और पैसेज ही हमारा छूट जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। अगर अपनी पर्सनालिटी को आप बेटर जानते हो कि आप काम हो कि पैनिक हो जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलो। क्योंकि ये नंबर, हालांकि बाकी विषयों की बात करने को मेरे से बोला नहीं गया है, पर इन जनरल मैं आपको बता दूं, ये मेरा फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। और हमेशा से ही भगवान की कृपा से पेपर 1 में हमेशा मैंने 74 मेरा मिनिमम स्कोर रहा है। अदरवाइज 82, जब मैंने नेट क्वालिफाई किया तो 84 नंबर थे फर्स्ट पेपर में। क्योंकि उसका रीजन था, जो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में करता था तो मुझे आइडिया था कि कैसे होता है। तो हमेशा जिनके आंसर फैक्ट बेस्ड है, आपको पता है कि इसका ये आंसर है, मैं पूरे पेपर की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनका आंसर फैक्ट बेस्ड, सबसे पहले उनको सॉल्व कीजिए।
फिर जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, जैसे रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जहां आपको पता है कि अगर आप सही दिशा में दिमाग लगाओगे तो आउटकम मिलेगा, उनको सॉल्व करना है। और अल्टीमेटली अगर आप ठीक स्पीड में चलते हो तो आपके पास एनफ टाइम बचेगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन के पेपर को, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को कंफर्टेबली अटैक कर सको। वहां बिल्कुल भी पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत पैनिक हो जाते हो, तो भाई पहले ही ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं एंड में नहीं छूट जाएगा ऐसा, तो वो तो जिसको पैनिक होना होता है उसको एंड में फैक्ट बेस्ड पर भी पैनिक हो जाता है कि मैं भूल जाता है कि अरे ये कैसे होगा। तो पैनिक तो होना ही नहीं है। योग के विद्यार्थी हो, वहां जाकर अपनी जो भी नाड़ियां हैं उनको कंट्रोल करना, और डीप ब्रीथ करना, अपने आप ही चीजें सॉल्व हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है किसी भी केस में। जब ऐसा होता है कि बार बार पढ़ के आंसर ही नहीं मिल रहा है क्योंकि दिमाग वहां पर उसमें हौच पौच हो रखी है। और देखो, दिमाग की हौच पौच का बाकी मुझे बहुत अनकॉन्शियस और चित्त का कारण तो नहीं पता, पर इन जनरल जो कॉन्शियस होने में जो व्यवधान आते हैं उसका कारण ये है कि एग्जाम मेरा पता नहीं क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, या बाहर निकल के मुझे कहाँ जाना है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मेट्रो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा। तो इस सब बातों को छोड़कर अगर आप फोकस इस चीज पे करो कि भाई मुझे अभी पेपर सॉल्व करना है, दैट्स इट, इसके अलावा मेरे पास और दूसरा कोई काम नहीं है, उस पर फोकस रहेगा तो कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। अपना काम बेस्ट करो। स्ट्रेटेजी जो बताई जा रही है वो इसलिए बताई जा रही है, जो मैंने अपने एक दशक के अनुभव से सीखा है, बताया है, और परिणाम भी मिले हैं। और मैं किसी की सफलता का कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि सब मैं ये मान के चलता हूँ कि सफलता सबको अपनी मेहनत से मिलती है। पर विद्यार्थियों को सफलता मिली है। कभी किसी ने हालांकि आके ये नहीं कहा कि उसको इन्हीं टेक्निक से सफलता मिली है, पर सफलता मिली है। दिख रहा है सामने, जेआरएफ निकल रहे हैं बच्चों के, नेट निकल रहे हैं, और बैंक के एग्जाम निकल रहे हैं। अभी रिसेंटली साइकोलॉजी में गेट लॉन्च हुआ है, गेट के थ्रू पीएसयूज में जा रहे हैं बच्चे, तो वहां भी उनको सफलता मिली है इन सब फॉर्मूलाज से। तो आपको भी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो लास्ट फंडा है वो यही है कि इसमें आपको प्रैक्टिस ही एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर आप ईमानदारी से, बिना खुद को बेवकूफ बनाए, कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेकर बैठते हैं, फिर उनको एक गलतफहमी हो जाती है कि खुद को ही बेवकूफ बना देते हैं कि मुझे आ, ये तो बहुत कंफर्टेबली मैं कर लूंगा क्योंकि मैंने वहां कर लिया है, तो मुझे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें आप कि किसी भी गलतफहमी में मत रहें। अभी कुंज विहारी शाक्य जी का मैं एक स्टेटमेंट, काफी अच्छा पुराना है, कि कौन सा टॉपिक चल रहा है उसकी क्वेश्चन पूछा है। तो होपफुली अब तक की बात आपको समझ में आई होगी। आप लोगों को मैं एक होम असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूँ कि आप लोग के पास होपफुली सारे पेपर्स होंगे पुराने सालों के। कोशिश करना अनसॉल्व लेकर बैठना, और अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और उनके आंसर्स सब सारे पेपर जब सॉल्व कर लो आराम से देखना। उसके बाद आप ये सबक सीखने में आ जाओ, आपको आ जाएगा कि ये जो पैटर्न है ये सक्सेसफुल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये केवल सर ने ऐसे ही बातें बनाने को बोल दिया है, या ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। तो पूरी बात को, जो मैंने पूरी बात कही उसको मैं फिर से अगर समराइज करूं, तो पूरी बात ये है कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, टॉप डाउन मैकेनिज्म भी अपना सकते हैं, कि सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ें, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम उसको सॉल्व करें, या हम पहले क्वेश्चन देख कर जाएं। मेरा ऐसा मानना है कि पैराग्राफ को पहले एक बार दृष्टि डाल लें, फिर जाएं क्वेश्चंस पर, एक बार क्वेश्चंस देख लें, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप उसको आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ पर अंडरलाइन करके मुझे आंसर्स मिल सकते हैं। हमेशा ही नेट के पेपर में, जितना मैंने अब तक देखा है पिछले तो 10-15 साल के पेपर्स में, लगभग ना सिर्फ नेट के बल्कि कैट के, यूपीएससी के, पीसीएस के, सबके कॉम्प्रिहेंशन मैंने अब तक देखे हैं। कैट के देखे हैं यूपीएससी के लिए पहले, क्योंकि यूपीएससी का अपना कोई मटेरियल नहीं था, तो वहाँ कैट के पेपर यूज होते थे, जो कि सबसे टफ कॉम्प्रिहेंशन होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है। तो यहाँ जरूरत इस बात की है कि आप इस चीज को समझें कि आपको कौन सा मेथड सूट सूट कर रहा है। जो मैंने बताया है उसके बेस पर आप कल सॉल्व कीजिए, दिन में कुछ कॉम्प्रिहेंशन बनाइए, और फिर कल शाम को हम मिलते हैं। होपफुली कुछ क्वेश्चंस के साथ आप लोग मिलेंगे कि ये
कुछ अगर डाउट आपको क्रिएट होगा तो उनके साथ मिलेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर एक दो या दो तीन चार कॉम्प्रिहेंशन में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और मेथड से, और फिर ये बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन को लेकर आपको कितना टाइम देने की आवश्यकता है? क्या रोज 1 घंटा देने की आवश्यकता? नहीं। जब एग्जाम को रह जाए 1 महीना, तो वहां से आप लोग एक बार, अभी तो सारे एक बार सॉल्व कर लीजिए, जब 1 महीना रह जाए तो रोज एक दो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते रहिएगा, तो आपका एक रिदम बना रहेगा जिससे आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। आपकी स्टडी जितनी वाइड होगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन उतना ही अच्छा होगा। ये संक्षेप में हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आज की बात मैं ये छोड़ रहा हूँ, और ये आप लोगों को स्कोप दे रहा हूँ कि कल आप क्वेश्चंस लेकर आ सकते हैं अपनी, और रीडिंग स्किल्स पे भी और कुछ बात करना चाहें, जितना मेरी समझ होगी अपनी समझ में रहकर मैं उसको भी आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और ये भी रियलिटी है कि रीडिंग में कुछ तो चीजें बेसिक होती है जो सबको सब पे लागू होती हैं, पर कुछ चीजें सबकी इंडिविजुअल होती हैं, कि कुछ का दिमाग दिन में चलता है, कुछ का रात में चलता है, कुछ सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, कुछ सुबह उठ के सिर्फ योग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, उनका सुबह पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो वो आपके अपनी अपनी टेक्निक्स हो सकती हैं। सिमिलरली कि जब आपको एक कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन है ये कब सॉल्व करना है, ये भी आप, मैंने कहा कि आपको शुरू में करना है कि एंड में करना है, या आप अपनी चॉइस पे देख सकते हैं। मैं हमेशा एंड में करता था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा इजी होता है, कंपैरेटिवली इजी इन टर्म्स ऑफ कि आंसर्स वहाँ हैं। यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि कुछ बाहर से आएगा, जो है वही है, उसमें से आंसर अगर सही से पढ़ा जाए तो निकाला जा सकता है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और आप लोगों ने बड़े ध्यान से बात को सुना। कल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तुरंत ही आपकी शायद एक और क्लास है, तो मैं यही क्लास छोड़ता हूँ संक्षिप्त शांति पाठ करके। कल कुछ कॉम्प्रिहेंशन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अभी हम लोग टोटल 30 है, यानी कि 28 विद्यार्थी यहाँ दिख रहे हैं। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप लोग ना सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करेंगे बल्कि योग अच्छा करेंगे, और इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो नेट क्वालिफाई करेंगे, बल्कि जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, और अच्छा परफॉर्म करेंगे होपफुली। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शांति पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।